और सावधान आपको करने के लिए, आपको सतर्क करने के लिए, आपको अलर्ट करने के लिए न्यूज़ 24 इतनी मेहनत करके, कई किलोमीटर चल के, इन्वेस्टिगेट करके ऑपरेशन कंट्रोल ऑल डिलीट आपके लिए लेकर आया है, ताकि आज अभी इसी वक्त इस शो के जरिए आप हमेशा अपनों के लिए, अपने लिए, भविष्य के लिए सतर्क और सावधान हो जाएं, इस जाल से आप बच पाएं। इसीलिए आज ये ऑपरेशन को अंजाम हम दे रहे हैं। तो अब तक आपने देखा कि ट्रांसपोर्टर, स्टूडेंट, नामी डॉक्टर ये इस जाल में फंस चुके हैं, इस जाल में फंस चुके हैं क्योंकि उनको निकलने का तरीका नहीं पता था। रणवीर सर, एक बार फिर से मैं आपके पास आ रही हूं। यह बहुत अमूमन सी बात है सर, सोशल मीडिया, चाहे यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, हमें रिक्वेस्ट आती है और हम एक इंसानियत के नाते एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, लेकिन इसका अंदाजा नहीं होता है, अंदाजा नहीं हो पाता है कि अगला कदम यह हो सकता है। कैसे पता करें, कैसे इस चालाक चाल से बचे लोग, सवाल यह है। अब देखिए मैम, इसके 2-3 तरीके हैं। पहले तो कानूनी तरीका, जैसे साइबर क्राइम वाले बोल रहे हैं, या इधर हम आपको बता रहे हैं कि जब भी कोई इस प्रकार की कंप्लेंट है तो बच्चे या जो भी कंप्लेंट है तो वो उसका अपने डर से निकालना पड़ेगा। अगर डर नहीं निकालेगा और बदनामी के चक्कर में पड़ा रहेगा तो हर हालत से उसे बार बार ब्लैकमेलिंग होती रहेगी। नो रणवीर सर, मैं जो सवाल पूछ रही हूँ वो ये है कि नॉर्मल मैसेज, फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करना आम बात है और लोग एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, आपने भी की होगी, हमने भी की है, लेकिन हम आइडेंटिफाई कैसे करें कि घातक कॉल है, हमारी जिंदगी तबाह कर देगी, एक चाल है ये, उसमें हमें कैसे सावधान रहना है? उससे सावधान रहने के आपके पास 2-3 फार्मूले सिंपल से हैं। जब आदमी कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है तो एक तो नॉर्मली हम गूगल पे जाके उसके बारे में जान सकते हैं कि यह आदमी कौन है, यह आदमी फेक है, सही है। जो आदमी सही आईडी लेकर के अपनी कॉल करेगा तो उससे पता चल जाए। नंबर 2, जो आदमी हरकत कर रहा है उस हरकत में, पहली हरकत से उसको वीडियो कॉल में पता चल जाना चाहिए कि भी ये कोई गलत आदमी है जो इस प्रकार की हरकत में आ रहा है, तो उसको वहीं पे उसको ब्लॉक करना पड़ेगा, स्टॉप करना पड़ेगा। तीसरी, इस प्रकार के जो गैंग हैं हमारे पुलिस में ऑलरेडी रिकॉर्डेड हैं। हम पुलिस में आमतौर पे आप लोगों को गजट के थ्रू इंफॉर्मेशन भिजवाते रहते हैं कि भी आप लोग ऐसे गैंगों से सावधान रहिए जो इस प्रकार की फेक आईडी बना करके फेक तरीके से आपसे बात करते हैं या वीडियो कॉल कर। अगर फिर भी आदमी अलर्ट नहीं होता है, फिर उसका सिंपल तरीका, उसे पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट तो करना ही करने पड़ेगा। जब तक वो रिपोर्ट नहीं करेगा तब तक कोई भी तफ्तीश का काम आगे नहीं होगा। और मैंने लास्ट में ये भी बताया कि भी इस केसेस के अंदर हमारी प्रायोरिटी बहुत कम होती है, क्योंकि ये एक ऐसे पेटी ऑफेंसेस हैं जो आमतौर पे समाज में होते रहते हैं, और इन पेटी ऑफेंसेस में ब्लैक मार्केटिंग भी, ब्लैकमेलिंग भी होती रहती है। तो इस ब्लैकमेलिंग के लिए, क्योंकि पुलिस की प्रायोरिटी लूट, डकैती, हत्या के ऊपर ज्यादा होती है, तो ऐसे केसेस में कंप्लेनेंट को छुपाने की जरूरत नहीं, अपने पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस में ले, अपने दोस्तों को कॉन्फिडेंस में ले और उनको कॉल कर ले। तीसरा, एक लास्ट पॉइंट ये भी हो सकता है कि जो इस प्रकार की कॉल आई है, किसी तीसरे कॉल को साथ में ले करके अपने दोस्त के थ्रू या घर वालों के थ्रू उससे चैटिंग करवाएं। चैटिंग से उसको और भी क्लियर हो जाएगा भाई ये फ्रॉड हो। ठीक है। नहीं रणवीर सर, ये जो आपने बात कही ये मैं आगे समझूंगी, लेकिन जो अभी पवन तुग्गल साहब जो कह के गए, साइबर एक्सपर्ट, कि आपने खुद कहा कि पुलिस की प्रायोरिटी में ये नहीं है, तो एक ये बड़ा कारण हो सकता है मामले जिस तरीके से बढ़ रहे हैं। मैं इस पर डिस्कस करूंगी, आपसे चर्चा करूंगी, लेकिन रितंभरा जी आपके पास फिर मैं आ रही हूं। आप कह रही हैं कि कई केसेस आए हैं इस तरीके के आपके पास, उसमें किस तरीके का एक्शन हुआ है? जी देखिए, पहले तो हमें ये जानना जरूरी है कि जो साइबर क्राइम है ये एक ऐसा अपराध है जिसमें कंप्यूटर और सिर्फ नेटवर्क ही शामिल है। इसी से रिलेटेड जो भी कंप्लेंट है आती है, हमारे पास आती है, हम उसको साइबर सेल में ले जाते हैं। अब साइबर सेल की पोजीशन बहुत अच्छी नहीं होती है। अभी जो हमारे पूर्व वक्ता भी बता रहे थे कि वहां पे कंप्लेंट तो हो जाती है, लेकिन जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि उसको रनिंग में आए तो
वो चीजें नहीं है। हालांकि साइबर सेल अलग से बना हुआ है और वहां ऑफिसर्स जो उनकी टीम है वो नेटवर्क से संबंधित, अब ये मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि जो वहां पे शिकायतें आती हैं उसको वहां पे जैसे कि जो गंभीर धाराओं में अपराध होते हैं वो तो संबंधित थाने बने हुए हैं, साइबर क्राइम ही सिर्फ साइबर क्राइम के लिए बना है, तो वहां पुलिस क्यों डिले करती है? एक प्रश्न मेरा ये है पुलिस वालों से, क्योंकि वहां पे उनको इसी के लिए बैठाया गया है, एक इकाई बनाई गई है साइबर सेल की कि वो उससे संबंधित और जो शायद यही वजह हो सकती है कि इस वजह से लोग नहीं जा पाते पुलिस के पास, क्योंकि सीरियसली नहीं लिया जा रहा है। और इसके पीछे एक कारण यह भी हो सकता है कि टेक्निकली एविडेंस नहीं है, लेकिन पुलिस को सीरियसली लेना होगा कि कई जिंदगियां तबाह हो गई हैं इस वजह से। मैं रणवीर सर आपसे जवाब लूंगी, लेकिन डॉक्टर निशा आपके पास आ रही हूं। मैं एक बच्चे की बात करना चाहूंगी जो 16 साल का है, अभी उसका फ्यूचर उसके सामने और फंस गया वो इस माया जाल में। अब वो कहां जाए, उसके आगे रास्ता क्या बचता है? इन बच्चों को आप कैसे संभालती हैं उस वक्त? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि अगर ऐसा कोई इंसिडेंट होता भी है तो जैसे आपने बोला, सर ने भी बोला कि मैं बोलती हूँ फैमिली को कॉन्फिडेंस में लेकर। आई रिमेम्बर वन पर्टिकुलर क्लाइंट केस वेयर बच्चे ने न्यूड शूट करवाया था, फोटो शूट, एंड बिकॉज शी वांट टू बी ए वेरी ब्रॉड माइंडेड, एंड उसके बाद उसको डर लगने लगा कि अगर मेरा ये शूट अपलोड हो गया तो, बिकॉज दिस शूट वॉज बाय ए प्रोफेशनल, तो मैंने उसको बोला कि आप रिटर्न में एक मैसेज ले लीजिए कि ये पर्सन आपकी परमिशन के बिना इसे कहीं अपलोड नहीं कर पाएगा। और जैसा कि मैंने कहा, और सिर्फ इसी बात पे क्राइम नहीं होते हैं कि आपने चैटिंग करी है या आपने कॉल को एक्सेप्ट किया है, इस तरह भी क्राइम होते हैं। अगर लड़की ने लड़के को रिजेक्ट कर दिया तो उस रिजेक्शन को ना ले पाने की वजह से लड़के के मन में अगर सेक्सुअल अर्जेस है तो वो लड़का ऑनलाइन जाकर डिफरेंट आईडीज बनाकर भी लड़कियों को ब्लैकमेल करते हैं। इवन सिर्फ इतना ही नहीं, उनको डिफरेंट नंबर से कॉल्स करते हैं, सेक्सुअल वीडियोस भेजते हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि जो कॉल उठा रहा है और कॉल उठा के जो एक्सेप्ट कर रहा है और अपना फेस दिखा रहा है वो ही सेक्सुअल क्राइम का शिकार हो रहा है। सेक्सुअल क्राइम का शिकार और साइबर क्राइम का शिकार वो लड़कियां, वो आदमी भी हो रहे हैं जो कुछ नहीं करते हैं, किसी लड़के या लड़की को मना भी कर देते हैं और उस रिजेक्शन को वो नहीं ले पाते हैं, उसके बावजूद भी वो उसे टॉर्चर करने के लिए डिफरेंट नंबर्स से, क्योंकि आजकल बहुत सारी वर्चुअल एप्स अवेलेबल है, आपके मोबाइल में एप्स डाउनलोड कर लीजिए, आप ही का नंबर डिफरेंट अब्रॉड के नंबर से आ जाएगा। आप ही का नंबर, आप अपने नाम पर 7 से 10 आईडीज ले सकते हैं। तो आपके घर में नौकर है, आप चलते फिरते किसी के भी व्हाट्सएप से किसी को मैसेज कर देंगे। तो आप समझने की कोशिश करिए, सिर्फ साइबर क्राइम सिर्फ ये नहीं है कि कोई सेक्सुअली आपको हरास कर रहा है। अगर आप किसी को मना भी कर रहे हैं सेक्स करने के लिए तो भी आपको सेक्सुअल वीडियोस भेजकर या आपको धमकी देकर, इवन किसी प्रोफेशनल के वीडियोस को सेक्सुअल वेबसाइट्स पर डालकर उन्हें टॉर्चर किया जाता है। तो ऐसे में मेरा ये मानना है, अगर आप एक पर्टिकुलर मुकाम पर हैं और आपने कुछ गलत नहीं किया है, पहली चीज कंप्लेंट करिए, पुलिस में कंप्लेंट करिए, साइबर सेल में कंप्लेंट करिए। और अब पुलिस तो सीरियसली नहीं ले रही है। डॉक्टर निशा से हम बात करेंगे, मैं आ रही हूं डॉक्टर निशा, लेकिन सर रणवीर सर, ये आपको लगता नहीं है चिंताजनक है? सर आप खुद कह रहे हैं, क्योंकि ये क्राइम को हल्के में लेना कितने लोगों की जिंदगियां तबाह कर रहा है। क्या इस कंप्लेंट को सीरियसली नहीं लेना चाहिए और शायद इसी वजह से लोग आ नहीं पा रहे हैं पुलिस तक? नहीं, बिल्कुल सही है मैम कि हर हालत से हमें बहुत सीरियसली लेना चाहिए। और साइबर जो सेल हमारा है, जो भी आईटी सेल है, वो इसको सीरियसली लेता है। लेकिन मैंने बताया कि जो मुद्दई है, जो कंप्लेनेंट है और हमारा जो साइबर सेल है, एक तो कंप्लेनेंट की बहुत ज्यादा डील होती है, वो पूरे फैक्ट्स या डॉक्यूमेंट्स हमें नहीं दे पाता है। दूसरा जो हमारा साइबर सेल है, उसके पास लूट के, डकैती के, किडनैपिंग के बहुत सारे साइबर क्राइम के जो केस हैं वहां इन्वॉल्व होते हैं और उसकी एक किस्म की बहुत ज्यादा लाइन लगी हुई होती है और कई केसेस बड़े सीरियस टाइप में भी होते हैं। तो वो साइबर सेल अब जिला पुलिस कप्तान के ऊपर रहता है या वहां के एसएचओ के ऊपर रहता है, वो कितना कितना ध्यान से आता है। एक पुलिस में सबसे बड़ी कमी क्या है, हमारे पास फोर्स की बहुत कमी है, इक्विपमेंट्स की बहुत कमी है। हम बार बार डीजी लेवल पे और कॉन्फ्रेंस लेवल पे, टीम लेवल पे, आगे होम मिनिस्टर लेवल पे बात करते हैं कि भी पुलिस को इन्फोर्समेंट दे। सबसे पहले तो उनका पर्सनल जो सिस्टम है, ड्यूटी सिस्टम है, उसको पूरा करिए। एक मुलाजिम को 12 से 16 घंटे ड्यूटी करनी पड़ती है। जो साइबर सेल का मुलाजिम है उसके ऊपर सबसे ज्यादा प्रेशर रहता है और उसका स्टाफ बहुत कम है, उसके पास इक्विपमेंट बहुत कम है, उसके पास ट्रांसपोर्ट बहुत कम है, उसके पास वायरलेस सेल के जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो कई सारी कमियां हैं। लेकिन फिर भी
ये क्राइम ऐसा है, इसे हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए और आपने सही दरकिनार नहीं कर सकते सर। देखिए, जिसमें हत्याएं हो रही हैं, लूट हो रही हैं, इसमें तो इंसान तबाह हो रहा है, उसके पास बच क्या रहा है? जिसमें शर्म है, हया है, उसके बीवी बच्चे भी हैं, और यंग जो स्टूडेंट्स हैं उनका तो फ्यूचर दांव पर लगा हुआ है। आप सोचिए ना, किस बारे में पुलिस सोच तक नहीं रही है ठीक से। ये सबसे बड़ा क्राइम है, पूरी जिंदगी दांव पर लगी हुई है इसमें। मैं मान रहा हूं इस बात को, लिए पूरी जिंदगी उनके लग जाती है, लेकिन अगर ये 2-3 अगर वो मदद करेंगे तो पुलिस भी एक्टिव होएगी। मैं कह रहा हूं, एक तो मुद्दई और उसके घर वालों को, उसको अपने घर वालों को, अपने दोस्तों को कॉन्फिडेंस में लेके सबसे पहले साइबर सेल में अपनी कंप्लेंट दें, और कंप्लेंट देने के साथ में पुलिस की इमदाद करनी पड़ेगी उसको। जब तक वो पुलिस की इमदाद नहीं करे, भी कौन कौन से नंबर से आए, कौन कौन सी रिकॉर्डिंग उसके पास आई, कौन कौन से आईडी उसके पास आई, वो जो तफ्तीश का हिस्सा है। सर, इसी से जुड़ा हुआ एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। मैं बताती हूं कि वो ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं, जो हमारी इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है। मैं बताऊंगी आपको। ये आगे बढ़ा रहे हैं हम शो को, लेकिन स्पीच तो आपने नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।